अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 3 जो कि है डायनामिक्स उसको स्टडी करेंगे। तो आइए इसके पहले मेन टॉपिक्स देख लेते हैं। इसके मेन टॉपिक्स जो हम यहाँ पे कवर करेंगे उसमें है मोमेंटम, इसके बाद है न्यूटन के मोशन के क़वानीन हम पढ़ेंगे, इसके बाद फ्रिक्शन और इसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। तो सबसे पहले अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले डायनामिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इस पैराग्राफ में। यहाँ पे जो पैराग्राफ में डेफिनेशन दी गई है कि मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी जिस्म में मोशन के साथ उसकी वजूहात का भी मुतालिया करते हैं, डायनामिक्स कहलाती है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 में हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, जो कि सिर्फ मोशन और उसकी तब्दीली के बारे में हमने उसका मुतालिया किया था। लेकिन यहाँ पे हम एडवांस लेवल पे आ जाते हैं डायनामिक्स में। मोशन के साथ जो इसकी वजूहात हैं उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो है 3.1 वो है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। ये तीन चीज़ें हैं। तो हम इसको बारी बारी इनको हम देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन कि फ़ोर्स क्या होती है, इनर्शिया और मोमेंटम को हम समझेंगे। सबसे पहले है फ़ोर्स। फ़ोर्स की यहाँ पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर दी गई है। फ़ोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। यानी अगर कोई भी चीज़ हरकत में है तो उसको या तो हम फोर्स लगा के उसे रोकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर साकन है, रेस्ट की हालत में है, तो उसको हम फोर्स के ज़रिए उसे हरकत में लेके आते हैं। कि किसी चीज़ को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, बेशक हम उसे मोशन में ला नहीं सकते लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो ये भी एक फ़ोर्स की एक टाइप हो सकती है, उसकी हालत है। तो ये डेफिनेशन है फ़ोर्स की जो कि बॉक्स में, ये आपने याद करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर स्टार्ट में इसके बाद इसके एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं, मिसालें फ़ोर्स के नीचे है। हम दरवाज़े को अपनी तरफ खींच कर या धकेल कर खोल सकते हैं, जैसे कि शक्ल 3.1 में एक आदमी रेड़ी को धकेलते हुए दिखाया गया है। धकेलने से रेड़ी को मोशन में लाया जा सकता है या इसके मोशन की समत को तब्दील किया जा सकता है, या फिर चलती हुई रेड़ी को रोका जा सकता है। यहाँ पर अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये शक्ल 3.1 में ये दिखाई गई है। यानी फोर्स लाजमी दरकार होती है किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या धकेलने के लिए। तो आगे शक्ल 3.2 में एक बैट्समैन अपनी तरफ आने वाले बॉल को हिट लगाकर उसकी मोशन की समत तब्दील कर रहा है। यानी कि हम फोर्स के ज़रिए किसी आने वाली चीज़ को अपनी तरफ उसकी समत भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर शक्ल 3.2 में यहाँ पे एक बैट्समैन दिखाया गया है। जब वो हिट लगाता है तो बॉल तो सीधी एक साइड पे आ रही है, लेकिन उसने हिट लगा के फोर्स जो उसने लगाई उसकी वजह से उसकी समत चेंज हो गई है। तो आगे है, ये ज़रूरी नहीं कि फोर्स हमेशा किसी जिस्म को हरकत ही दे। शक्ल 3.3 में एक लड़का दीवार को धकेल कर उसे हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसे हरकत दे सकेगा? यहाँ शक्ल 3.3 में आप देख सकते हैं। तो एक गोलकीपर को अपनी तरफ आने वाले फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स सर्फ करना पड़ती है। यहाँ पे ये शक्ल 3.4 में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हालतें जो इसकी 4 बयान की गई हैं इसकी तारीफ़ में, तो उन्हीं के मुताबिक इनकी 4 एग्जांपल दी गई हैं। आप इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल दे सकते हैं। अगर ये बोर्ड के क्वेश्चन में आता है शॉर्ट आंसर में, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो साथ इसके 2 कोई एग्जांपल दे देनी है। तो नीचे नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन नीचे पहले लिखी, वो हम देख लेते हैं जो कि बॉक्स के अंदर है। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है। यानी कोई भी बॉडी है अगर रेस्ट में है तो उसे अगर हम उसकी जो हालत चेंज करते हैं ताकि वो मोशन में आ जाए, हरकत में आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ जो वो मज़ामत करेगी, रजिस्ट करेगी अपनी हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़, तो उसको हम इनर्शिया बोलेंगे। तो ये क्या है? जिस्म की खसूसियत है। अभी ऊपर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, गलीलियो ने
मुशाहिदा किया कि एक भारी जिस्म की बनिस्बत एक हल्के जिस्म को मोशन में लाना आसान होता है। भारी अजसाम को मोशन में लाना मुश्किल होता है, और अगर वो मोशन में हों तो उन्हें रोकना भी मुश्किल होता है। जहाँ पे अजसाम के वज़न के बारे में, जो उसका मैस होगा उसके बारे में बयान किया गया है कि अगर कोई बड़ी बॉडी है तो उसको मोशन में लाना, उसके लिए ज़्यादा फोर्स भी आपको चाहिए होती है उसे धकेलने के लिए। और इसी तरह अगर कोई बड़ी चीज़ आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा उसे फोर्स आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए उसको रोकना भी मुश्किल होता है। तो न्यूटन ने यह नतीजा अक्स किया कि हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली में मज़ामत पेश करता है, रेजिस्ट करता है। इसने मादा की खसूसियत को इनर्शिया का नाम दिया और जिस्म के इनर्शिया का उसके मास के साथ ताल्लुक मालूम किया। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही इस जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये आपने बात याद रखनी है कि किसी जिस्म का जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये आपके MCQs में ये बात आ सकती है, जहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है और टॉपिक भी छोटा सा है, ये भी आपने याद ही साथ करना है। तो आगे इसका तजर्बा कुछ बयान किया गया है। इनर्शिया को समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं, साथ साथ आपने जो शक्ल दी गई है उसके साथ देखना है। एक खाली गिलास को कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से ढांप दें। कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखें, जैसा कि शक्ल 3.5 में दिखाया गया है। अब अपनी उंगली के झटके से कार्डबोर्ड को उफ़क़ी समत में ठोकर लगाएं, यानी उसे धकेलें, जैसे जहाँ पे दिखाया गया है। एक हाथ से उसे धकेलना है, जैसे हाथ बना हुआ है जहाँ पर शक्ल में। तो क्या सिक्का कार्डबोर्ड के साथ हरकत करता है? सिक्का इनर्शिया की वजह से कार्डबोर्ड के साथ हरकत नहीं करता, यानी कि कार्डबोर्ड तो आगे धकेल जाएगा, लेकिन जो सिक्का है वो उसी जगह रहेगा या उससे कम आगे जाएगा, क्योंकि जो सिक्के का वज़न ज़्यादा है। तो इस वजह से वो अपनी हालत की तब्दीली में वो ज़्यादा क्या करेगा, मुश्किल पेश करेगा और रेजिस्ट करेगा बनिस्बत इसके कागज़ के जो शीट है। इनर्शिया की एक और मिसाल ज़ेर गौर लाएँ, जो कि शक्ल 3.6 में दिखाई गई है। कागज़ की एक पट्टी स्ट्रिप काटें और उसे मेज़ पर रखकर उसके एक सिरे पर चंद सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखें, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। क्या आप सिक्कों को गिराए बगैर कागज़ की पट्टी को सिक्कों के नीचे से खींच सकते हैं? कागज़ की पट्टी को तेज़ी से खींचने के दौरान एक दूसरे पर रखे हुए सिक्के क्यों नहीं गिरते? ये भी आप तजर्बा कर सकते हैं। आगे टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? बंदूक की गोली में इनर्शिया की मिकदार बहुत कम होती है, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। फिर इसका असर बंदूक से फायर करने पर क्यों बढ़ जाता है? यहाँ ऊपर हमने बात की थी इनर्शिया में मास की, जितना मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एक नया उन्होंने एक बात बताई है कि बंदूक की गोली का मास तो कम होता है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो किस वजह से? हालांकि उसका मास तो कम है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, दूसरी तरफ किसी सामान से लदे हुए ट्रक से टकराने वाला जिस्म बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, खा ट्रक की स्पीड इंतहाई कम ही क्यों ना हो। यानी यहाँ पे स्पीड के बारे में, अगर स्पीड स्लो भी है उसकी ट्रक की, लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी चीज़ से टकराएगा तो ज़्यादा उसे मुतासर करेगा। इस किस्म की सूरत हाल की वजाहत के लिए हम एक नई इस्तिलाह मुतारफ़ कराते हैं जिसे मोमेंटम कहते हैं। यहाँ नीचे मोमेंटम की डेफिनेशन दी गई है। तारीफ़, किसी जिस्म में इसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार मोमेंटम कहलाती है। आगे है, किसी जिस्म का मोमेंटम p उसके मास और वेलोसिटी के असल ज़र्ब के बराबर होता है, यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल टू p। यहाँ पे आपने कैपिटल P लिखना है और स्मॉल m और स्मॉल v। जितने भी जो कैपिटल वर्डिंग यहाँ पे फार्मूला में यूज़ हुई है वहाँ पे आप कैपिटल लिखोगे, और जहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ हुए हैं वहाँ पे आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। आगे मोमेंटम एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो इसलिए यहाँ पे p इक्वल टू mv होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन्वॉल्व है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी समत वही होती है जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। सिस्टम इंटरनेशनल में मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड है।
मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रही है जो कि है मीटर फी सेकंड। तो ये मोमेंटम की डेफिनेशन और साथ उसका फार्मूला और साथ उसकी यूनिट ये आपने याद रखना है। यानी आपने यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है किसी जिस्म में वहाँ से स्टार्ट करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक है, ये वाली चीज़ आपने याद रख। आगे है न्यूटन के मोशन के कवानीन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन के जो मोशन के कवानीन हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इनमें से आपके बोर्ड में कोई ना कोई एक कानून आपका लाजमी आ जाता है। इसलिए आपने पीछे जो आपने तीनों पढ़ी तो बहुत एक तरह की तारीफ़ें या किसी के साथ फार्मूला लगा हुआ था या किसी के साथ एग्जांपल थी, वो इतना ही याद करना था। लेकिन यहाँ पे न्यूटन के जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपके आ सकता है क्वेश्चन। तो आपका न्यूटन का पहला हम जो लॉ है वो हम देख लेते हैं। न्यूटन का मोशन का पहला कानून साकन अजसाम या यूनिफॉर्म स्पीड से ख़त मुस्तकीम में मतहरक अजसाम से मुतल्लक है। यानी किस चीज़ के मुतल्लक है? रेस्ट पे कोई चीज़ है, साकन अजसाम है या यूनिफॉर्म स्पीड से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहे हैं, यानी सीधी लाइन में वो हरकत कर रहे हैं। इन दो चीज़ों को वो क्या है, डील कर रहा है जो पहले कानून में। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इस कानून का ये हिस्सा सही है क्योंकि हम देखते हैं कि अजसाम खुद ब खुद मोशन में नहीं आते जब तक कि कोई उन्हें मोशन में ना लाए। जैसे हमने ऊपर फोर्स की तारीफ पढ़ी है, जब तक कहीं पे फोर्स किस लिए यूज़ होती है, किसी चीज़ की जो भी उसकी कंडीशन होती है उसको हम चेंज करने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। जैसे आगे इसके एग्जांपल दी गई है, मसलन मेज़ पर रखी हुई किताब इसी तरह पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उस पर अमल ना करे। यानी कि मेज़ पर कोई किताब है तो वहीं के वहीं अगर एक साल गुजरता है तो वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक आप अपने हाथों से फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाते। इसी तरह एक मतहरक जिस्म खुद ब खुद नहीं रुकता। जैसे अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो खुद ब खुद नहीं रुकती जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाई जाए। एक नाहमवार सतह पर लड़खड़ाई गई गेंद इस गेंद के मुकाबले में जल्द रुक जाती है जिसे हमवार सतह पर लड़काया गया हो, क्योंकि नाहमवार सतह फ्रिक्शन के बायस निस्बतन ज़्यादा मज़म्मत पेश करती है। यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया है, फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़। ये आगे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। यानी यहाँ पे जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा मज़ामत ज़्यादा होगी तो वो जल्दी कोई चीज़ रुक जाती है। अगर मोशन में रुकावट डालने वाली फोर्स ना होती तो किसी जिस्म की मोशन कभी भी ख़त्म ना होती। यहाँ पे एक मज़े की बात बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ चल रही है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो वो हमेशा चलती रहती। मसलन आप अगर गेंद एक साइड पे आप फेंकते हैं तो वो गेंद हमेशा हरकत में ही रहती, एक ही स्पीड के साथ वो चलती रहती अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती। लिहाजा न्यूटन के मोशन के पहले कानून को इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है। यहाँ पर पहले कानून की डेफिनेशन दी गई है, तारीफ उसकी जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। यानी कोई भी जिस्म में अपनी रेस्ट या मोशन की हालत को कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा हमेशा के लिए जब तक कि कोई उस पर फोर्स लगाई नहीं जाती। क्योंकि न्यूटन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से मुतल्लक है, इसलिए इसे इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। यहाँ पे न्यूटन के पहले कानून का एक दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इसे दूसरा नाम बोलते हैं इनर्शिया का कानून। हम देखते हैं कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो खड़े हुए मुसाफिर आगे की तरफ गिरने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि मुसाफिरों के जिस्म का निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन को जारी रखता है, इसलिए वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ये चीज़ तो आपने भी बस के दौरान सफ़र करते हुए इसको चीज़ को महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो आगे फिर न्यूटन का जो दूसरा कानून है इसको हम देख लेते हैं। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून मोशन की इस सूरत हाल से मुतल्लक है जब किसी जिस्म पर कोई नेट फोर्स अमल कर रही हो।
तो नीचे बॉक्स में इसकी डेफिनेशन है, जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे या लगाई जाए तो इसमें फोर्स की समत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, अगर कोई भी चीज़ हरकत में है तो उस पर हरकत में तब भी है कि उस पर कोई फोर्स लग रही है। जब फोर्स लग रही है तो उसके जो चीज़ बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। किसी वेलोसिटी के साथ वो हरकत कर रही है, तो जिसमें वेलोसिटी होगी तो लाजमी बात है उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन की जो मिकदार है और साथ उस बॉडी का जो मैस है वो फोर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, ये उस चीज़ को ये लॉ बयान करता है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, अगर एक फोर्स F कैपिटल F और मैस M के जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करे तो इस कानून के मुताबिक A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यहाँ पे बीच में डायरेक्टली का साइन दिया गया है, और A यहाँ पे अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, वहाँ पे आ गया ना 1/m। अगर 1/m है तो इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होगा कि जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसी तरह फोर्स भी ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। और यहाँ पर सेकेंडली जो जितना उसका मैस कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें, क्योंकि दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ ए ही दिया गया है, तो इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। एम नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एफ के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी आगे इक्वेशन बन जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म करें तो इसको यहाँ पे एक इक्वल के साथ एक कंस्टेंट हम लगाएंगे। यहाँ पे एक कंस्टेंट यहाँ पे लग रहा है के, तो आ जाएगा F इक्वल टू के एम ए। ऐसे यूनिट में के की जो कंस्टेंट है इसकी कीमत क्या होती है, वैल्यू 1 है। अगर वो 1 लगा दें तो वो ख़त्म हो जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। तो आगे फोर्स का एस यूनिट न्यूटन है, इसे कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है। नीचे फिर न्यूटन की डेफिनेशन दी गई है, जो एस यूनिट न्यूटन है वो क्या होता है। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये न्यूटन की यहाँ से डेफिनेशन है, एक न्यूटन वो फोर्स है। बस एक न्यूटन को हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आपने ऊपर वाला फार्मूला भी याद करना है, F इक्वल टू एम ए, और F की जो यूनिट क्या है न्यूटन होती है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि जो आप आगे आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। यहाँ पे मिसाल 3.1 है। यहाँ पे 8 किलोग्राम मैस का एक जिस्म पर 20 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है। इस जिस्म में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन मालूम करें। यहाँ पे मैस दिया गया है और फोर्स दिया गया है। पहले तो आपने गिवन डाटा जो भी यहाँ पे दिया गया वो आपने लिख लेना है, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सवालिया निशान। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें गिवन है तो तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो आपके पास फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, मैस की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई ए। तो 8 को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ यूनिट लाजमी आपने देना होगा। अगर यूनिट नहीं दोगे तो आपने सारा क्वेश्चन सही किया है, तभी आपके 1-2 नंबर जो चेक करने वाला बंदा है वो आपके काट लेगा, सिर्फ यूनिट ना लिखने की वजह से। इसलिए आपने यूनिट लाजमी लिखनी है। तो आगे मिसाल 3.2 में है कि एक फोर्स 5 kg मास के जिस्म में
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये फोर्स 8 केजी मास के जिस्म में कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। यहाँ पे M1 दिया गया है कि 5 केजी है, M2 है 8 केजी है। ये कहते हैं कि मास M1 है 5 केजी का, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, और मास 8 किलोग्राम है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे वैसे हमने ऊपर जो हम देखा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यहाँ पे हमने देखा था इक्वेशन में। तो इसका मतलब है अगर मास जितना ज़्यादा होता जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 के लिए 10 है तो 8 के लिए लाजमी बात है 10 से कम नहीं आएगा। तो आगे हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे M1 और A1 ले लेंगे, और दूसरे बॉडी के लिए हम ले लेंगे M2 इक्वल टू M2 A2। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मसावात का मुवाजना करें, क्योंकि दोनों साइड पे फोर्स F ही है, F इक्वल टू F है, तो दोनों साइड पे अगर हम वैल्यू डाल दें M1 A1 इक्वल टू M2 A2, क्योंकि फोर्स सेम ही लग रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, मसावात बना लेते हैं इसको। एक साइड पे 5 kg 10 ये वैल्यू हमने डाल दी है, दूसरी साइड पे 8 और A2 जो हमने फाइंड करना है। 8 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो जो आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी A2 की 6.25 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जहाँ पे मास उसका ज़्यादा हुआ है तो जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आ गई है, क्योंकि इनका जो आपस में रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन का वो इन्वर्सली है। इस चीज़ से ये भी बात साबित हो जाती है। तो आगे मिसाल 3.3 में है कि एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बाईसाइकिल चलाने के लिए 80 केजी मास वाला बाईसाइकिल सवार 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। सड़क पर टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे मास दिया गया है 40 केजी, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, और F के साथ नीचे ज़ीरो लगा देते हैं, इसको हम F0 भी पढ़ते होते हैं, तो आप जो मर्जी ऐसे पढ़ लें, लेकिन लिखना आपने F ऐसे ही है F, और नीचे इसके सब स्क्रिप्ट में नीचे थोड़ा सा करके ज़ीरो वैल्यू हमने डाल देनी है। तो ये है 200 न्यूटन। तो यहाँ पे आपने फोर्स, एक तो नेट फोर्स आपने फाइंड करनी है पहले, उसके बाद आपने फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड करनी है। F फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। वहाँ पर आपने मास और ए की वैल्यू गिवन है, वो आप वैल्यू लगाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 120 न्यूटन। नेट फोर्स का फार्मूला होता है लगाई गई फोर्स माइनस फ्रिक्शन की फोर्स। जो आपने एक फोर्स लगाई है और साथ फ्रिक्शन की फोर्स, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। नेट फोर्स 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन है, और लगाई गई फोर्स जो कि यहाँ पे दी गई है स्टार्ट में गिवन है, जो F0 थी, तो वो 200 न्यूटन है, और माइनस F स्मॉल f हम फ्रिक्शन की फोर्स के साथ डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 200 माइनस F है, तो कैसे सॉल्व होगा। अगर माइनस F है, माइनस F को अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो कैपिटल F हो जाता है, तो आपके पास आ जाएगा 120 प्लस F इक्वल टू 200। तो फिर F प्लस 120 है, तो 120 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 200 माइनस 120 वैल्यू क्या आ जाएगी 80 न्यूटन आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो यही हमने फाइंड करनी थी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं, टॉपिक्स है मास और वज़न। मास को हम मास ही बोलते हैं, और वेट इंग्लिश में हम वज़न को वेट बोल देंगे। आमतौर पर मास और वज़न एक जैसी मिक़दारें तस्वर की जाती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की मिक़दारें हैं। किसी जिस्म में मादा की मिक़दार को इस जिस्म का मास कहते हैं। ये मास की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, तारीफ़। ये एक स्केलर मिक़दार है और जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तब्दील नहीं होती।
इसे आम तराजू या बीम बैलेंस के ज़रिए मियारी मासिस से मुवाजना करके मालूम किया जाता है। एंड जो भी आप यहाँ पे अगर आप, क्योंकि इसके अगर आप देखें ना मैथ्स की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। तो हम जो भी यहाँ पे दुकानदारों से कोई भी चीज़ शॉप से लेके जाते आते हैं, तो वो उसको जब वो उसको मेजर करते हैं तो वो किस चीज़ में वो मापते हैं, उससे किलोग्राम में। तो हम जो चीज़ लेके आते हैं, हम तो वैसे उर्फ़ आम में तो हम कहते हैं उस चीज़ का इतना वज़न है, लेकिन हालांकि वो वज़न नहीं होता, वो उसका मैस होता है, क्योंकि उसकी यूनिट केजी है। तो फिज़िक्स के रूल से वज़न अलग चीज़ है और मैस अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हमने फ़िज़िक्स को लेके चलना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी को नहीं। तो अगले पैराग्राफ में हम जाते हैं। इसके बरक्स किसी जिस्म का वज़न दरअसल इस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस्म पर किसी जिस्म का वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन इस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे आगे वज़न की डेफिनेशन दी गई है। वज़न क्या है, एक तरह का फोर्स है। ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। जिस फोर्स से वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ से खींचेगी, वो उस चीज़ का क्या होगा, वज़न होगा। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर मुनहसर है और जगह बदलने से इसकी मिकदार तब्दील हो जाती है। किसी जिस्म के वज़न W और मैस M के दरमियान मंदरजा झैल ताल्लुक़ है। ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हैं? W = mg। वज़न एक फोर्स है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। SI में इसका यूनिट न्यूटन है, जैसा कि फोर्स का यूनिट होता है। इसे स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मालूम किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि मैस और वज़न में फ़र्क बयान करें, तो यहाँ पे आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो, तारीफ़ लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो कि ये जो मैस है वो स्केलर मिकदार है और आपका जो वज़न है वो क्या है, वेक्टर मिकदार है। और आपका मैस है उसकी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और वज़न की SI यूनिट होती है न्यूटन। और इसके अलावा वज़न के साथ आप ये भी लिख सकते हो W = mg। ये ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ अगर तल्लक पूछा जाए तो तल्लक इसका ये बनेगा, W = mg। और यहाँ पे एक और इसका डिफरेंस ये भी आ सकता है कि जो मैस है वो हम आम तराजू या बीम बैलेंस के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, जबकि जो वज़न है उसके लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होता है। तो ये आपस में इसका डिफरेंस था कुछ, ये आपने याद रखना है। तो आगे इसके बाद हम न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। तो इसमें का ये जो बॉक्स है, इसमें इसकी पहले हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं। हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मसावी लेकिन समत में उसके मुखालफ होता है। यानी जो भी आप एक्शन करते हैं, कोई भी आप काम करते हो, तो उसका एक हमेशा एक रिएक्शन ही आता है, उसका एक रिज़ल्ट होता है। जो भी रिज़ल्ट उसे आपके पास मिलेगा वो एक दूसरे के यानी सेम एनर्जी होगी, लेकिन होगी क्या, उसकी समत क्या होगी, मुखालफ होगी, ताकि वो एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं, ज़ायल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट से हम देखते हैं तो आपको ये बातें समझ आएंगी। न्यूटन का तीसरा कानून इस रद्द अमल रिएक्शन से मुतल्लक है जो एक जिस्म उस वक्त ज़ाहिर करता है जब उस पर कोई फोर्स अमल पैरा हो। अमल पैरा हो मतलब जब उस पर कोई फोर्स लगाई जाती है। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म ए एक दूसरे जिस्म बी पर फोर्स लगाता है, एन उसी वक्त जिस्म बी भी रिएक्शन के तौर पर जिस्म ए पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स जो जिस्म ए ने जिस्म बी पर लगाई एक्शन कहलाती है। जिस्म बी की जिस्म ए पर अमल करने वाली फोर्स रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, न्यूटन के तीसरे कानून को मंदरजा झैल अल्फाज में बयान किया जाता है। फिर आगे वही डेफिनेशन है इसके नीचे, इसकी मज़ीद मिसालें हैं। इस कानून के मुताबिक हर एक्शन के साथ हमेशा एक रिएक्शन की फ़ोर्स भी मौजूद होती है और ये दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ समत में होती हैं।
ख्याल रहे कि एक्शन और रिएक्शन एक ही जिस्म पर नहीं होते, बल्कि ये दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं। यानी इसके लिए आपके पास दो बॉडी होनी चाहिए। अगर बॉडी ए किसी पर एक्शन लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो बॉडी बी जो रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगी, जो ताकतें लग रही हैं एक दूसरे पर, वो एक ही मकदार की होंगी। मसलन एक बंदा दूसरे बंदे पे अगर किसी को धकेल रहा है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स के साथ, तो अगला बंदा जो रिएक्शन दे रहा है वो भी किस फोर्स से दे रहा है, 5 न्यूटन से ही। यानी दोनों की जो फोर्स है वो सेम ही है, लेकिन वो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इस वजह से दोनों का असर क्या हो जाता है, ज़ायल हो जाता है। वही चीज़ है, दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होती हैं। आगे है शक्ल 3.8 में मेज़ पर रखी हुई एक किताब दिखाई गई है। यहाँ पे अगर आप ये ऊपर वाली डायग्राम देखते हैं शक्ल, तो किताब का वज़न नीचे की समत में मेज़ पर अमल कर रहा है। यहाँ पर देखें किताब का वज़न नीचे की समत में है, तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो वज़न क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की एक ख़ास समत भी होती है, और वज़न की जो समत होती है वो किस साइड पे होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ज़ाहिर बात है वो ज़मीन की समत होगी। तो यहाँ पे इस वजह से जो वज़न है तो वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, समत, वो फोर्स लगा रहा है, ये एक्शन है। मेज़ का रिएक्शन किताब पर ऊपर की समत में अमल कर रहा है। यहाँ पे ये देखें साथ इन्होंने दिया गया है, जो इसका वेट है वो नीचे वाली साइड पर डब्ल्यू के साथ शो किया गया है। जो इसका फिर मेज़ का जो रिएक्शन है वो आर के साथ ऊपर की समत दिखाया गया है एरो के निशान से। आगे एक और मिसाल है कि एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा लें। जब गुब्बारे को आज़ाद किया जाता है तो उसमें मौजूद हवा तेज़ी से बाहर आती है, जिसके बायस गुब्बारा आगे की तरफ हरकत करता है। इस मिसाल में गुब्बारे का एक्शन हवा पर है, जिसके नतीजे में वो गुब्बारे से खारिज होती है। बाहर निकलती हुई हवा का रिएक्शन गुब्बारे पर होता है, जिसकी वजह से गुब्बारा आगे की तरफ हरकत करता है। यानी जो उसकी हवा है अगर पीछे वाली साइड से निकल रही है तो वो गुब्बारा क्या है, आगे वाली साइड पे मूव करेगा। ये तो आपने इसका तजर्बा आप खुद भी कर सकते हो गुब्बारे वाला। आगे यह शक्ल 3.10 में दिखाया गया है। इसी सूरत पर, इसी असूल पर हरकत करता है। जब ईंधन जलाया जाता है तो इंतहाई गर्म गैसेस तेज़ रफ्तारी से उसके ज़हरीली हिस्सा से खारिज होती हैं। गैसेस के इस अमल का रिएक्शन रॉकेट में हरकत का सबब बनता है। यहाँ पे वही चीज़ है, जहाँ पे गैसेस नीचे वाली साइड पे निकल रही हैं तो जो एक उसकी वजह से एक ताकत पैदा होती है जो जिस्म को ऊपर की साइड पे धकेलती है। तो जहाँ पे जितनी गैसेस वो नीचे से तेज़ी से निकलेंगी, जितने फोर्स के साथ निकलेंगी, उतना ही ऊपर रॉकेट तेज़ी से जाएगा। तो यानी कि वो एक एक्शन लगा रही हैं, तो उसके रिएक्शन के तौर पर गैसेस एक्शन कर रही हैं, तो उसका रिएक्शन क्या है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन की कुछ मिसालें थी। तो ये थे आपके न्यूटन के 3 लॉस थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने सही से याद करना है, उनको समझना है। तो आगे टॉपिक है, इसमें भी एक्शन और रिएक्शन की मेरे ख्याल है एग्जांपल ही दी गई है इसकी। नहीं, ये डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन इन दोनों को उन्होंने बयान किया गया है। तो यहाँ पे आपने शक्ल को साथ देख लेना है। शक्ल 3.11 में क्या हुआ है, एक चीज़ बंधी हुई है जिसके एक नीचे वेट कर रहा है, नीचे की तरफ उसका जो वज़न है, और इसके अलावा जो तार के साथ बंधी हुई है वो कैपिटल टी टेंशन के साथ शो किया हुआ है इसको। तो हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक ब्लॉक डोरी के साथ लटकाया गया है। डोरी का ऊपर वाला सिरा एक स्टैंड से बंधा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि ब्लॉक का वज़न डब्ल्यू है। ब्लॉक डोरी को अपने वज़न से नीचे की तरफ खींचता है। इसकी वजह से धागे में टेंशन या तनाव पैदा होता है। ब्लॉक पर यह टेंशन ऊपर की जानब अमल करता है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट की हालत में है। इसलिए नीचे की जानब अमल करने वाला ब्लॉक का वज़न ऊपर की समत में अमल करने वाले टेंशन टी से बैलेंस हो रहा है। लिहाजा डोरी और टेंशन टी ब्लॉक के वज़न के बराबर और मुखालफ होगा। तो इन दोनों का क्या होगा, जो ऊपर टेंशन की सूरत में जो फोर्स लग रही है और नीचे जो वेट है वही आपस में इक्वल होंगे।
और इनकी जो यहाँ पे नीचे है, डोरी और टेंशन ब्लॉक के वज़न के बराबर, दोनों वैल्यू इनकी सेम है लेकिन क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये भी एक तरह की आपका न्यूटन का तीसरा लॉ है, उसकी एक एग्जांपल आप बयान कर सकते हो इसको भी। आगे डोरी से मुंसलिक अजसाम की हरकत, ये आगे वाला टॉपिक है। अल्लफ में कौन सी कंडीशन बयान की गई है जब अजसाम अमूदन हरकत करते हैं। और नीचे अगर फिर नीचे जो बे है उसमें क्या होगा जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी समत में हरकत करे, यानी मुख्तलिफ़ कंडीशन यहाँ पे बयान की गई हैं, उसको हम बारी बारी देख लेंगे। पहली जो कंडीशन थी कि जब अजसाम अमूदन, अमूदन क्या होता है, ऊपर वाली साइड पे हरकत कर रही हैं, वर्टिकल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पे ये दोनों दिखाए गए हैं एक पुल्ली के साथ, जो दो वज़न ए और बी लटकाए गए हैं, जैसे कि शक्ल 3.12 में दिखाया गया है। ये आप हम टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ आपने ये डायग्राम देखनी भी है, इसको समझना भी है, और टॉपिक के साथ अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो साथ आपने ये डायग्राम बनानी भी होगी। फ़र्ज़ करें कि दो अजसाम ए और बी का मैस बिलतरतीब m1 और m2 है, जबकि मैस m1 मैस m2 से बड़ा है। यहाँ पे मैस भी ए का ज़्यादा है। ये दोनों अजसाम बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं, जिसमें टेंशन टी की तब्दीली से इसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आती। यहाँ के क्योंकि बेलचक है, इसकी वजह से टेंशन की तब्दीली यहाँ पे नेग्लिजिबल है, वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। डोरी एक बेफ्रिक्शन पुल्ली के ऊपर से गुजर रही है। बेफ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन लेस, जिसके अंदर रगड़ नहीं है, यानी सही हालत में है वो जो पुल्ली है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जिस्म ए भारी होने की वजह से एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की जानब हरकत करेगा, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है, इसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा। एन इसी वक्त जिस्म बी इसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की जानब हरकत करेगा। क्योंकि पुल्ली बेफ्रिक्शन है, इसलिए डोरी में हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म होगा, यानी हर जगह वहाँ पे टेंशन की वैल्यू कैपिटल टी होगी। क्योंकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत करता है, इसलिए इसका वज़न क्या होगा, m1g, टेंशन टी से ज़्यादा होगा। बस जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स क्या होगी, m1g माइनस टी जो उस पर टेंशन लग रही है उसको हमने माइनस कर देना है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। एक साइड पे एक्सेलरेशन है तो दूसरी साइड पे जी वज़न, एक साइड पे वज़न है तो दूसरी साइड पे उसका हम एक्सेलरेशन और मैस का हम देख रहे हैं। क्योंकि जिस्म बी ऊपर की तरफ हरकत करता है, इसलिए इसका वज़न m2g डोरी में टेंशन टी से कम होगा। जहाँ पे उसमें टेंशन, वहाँ पे मैस ज़्यादा था, क्योंकि नीचे वो उसका, इसलिए जो टेंशन है वो कम होगी, इसलिए हम टी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे m2 के हवाले से। और m1 हमारा क्या था, मैस कम था, तो यहाँ पर टेंशन भी क्या थी, कम थी, इस वजह से हम करेंगे t माइनस m2g। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ऊपर माइनस टी हो रहा है मसावा 3.6 में, और 3.7 में क्या हो रहा है, t माइनस m2g। वजूहात भी आपको पता है, m1 वजनिंग है और m2 क्या है, हल्का है, इस वजह से। आगे एक्सेलरेशन ए मालूम करने के लिए मसावा 3.6 और 3.7 को जमा करें। जब दोनों को अगर आप जमा करते हो, दोनों चीज़ों को जमा करें, दोनों चीज़ें आप कैसे जमा करेंगे, 3.6 और 3.7 को। यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें दी गई हैं उनको आप आपस में आपने ऐड कर लेना है, और इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वाली दोनों चीज़ें हैं दोनों इक्वेशंस में, मसावातों में, उनको इकट्ठे आपने ऐड कर लेना है। जैसे अगर राइट हैंड साइड पे आपको आ रहा है 3.6 में m1a और नीचे है 3.7 में क्या है, m2a, इन दोनों को आपने ऐड करके राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, m1a प्लस m2a। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है m1g माइनस टी, आगे प्लस टी माइनस m2g। यहाँ पे कोई चीज़ जो t होगी वो आपस क्या हो जाएगी, कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बाकी रह जाएगा m1g माइनस m2g और इक्वल टू m1a प्लस m2a, ये आ जाएगा।
तो दोनों साइड पे आपका उस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जी कॉमन आ रहा होता है और राइट हैंड साइड पे आपका ए कॉमन आ रहा होता है। तो दोनों को अगर एक साइड जो वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो आपकी 3/8 जो मसावात है ये आ जाती है। ये आपने खुद करना है, इसको समझ लेना है। तो है इजी है ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी चीज़ें हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है और राइट हैंड साइड वालों को इकट्ठा लिख लेना है। तो टी टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जहाँ से आप निकाल सकते हैं। टेंशन टी मालूम करने के लिए मसावात 3/7 को मसावात 3/6 से तकसीम करेंगे। और अगर टी टेंशन फाइंड करनी है तो उस सूरत में आपने 3/7 को मसावात 3/6 से तकसीम करना है। वहाँ पे आप ऐड कर रहे थे, जमा कर रहे थे, यहाँ पे आपने क्या करना है, तकसीम करना है। जब आप तकसीम करोगे तो क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू है ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये ऊपर ए की वैल्यू आ गई, नीचे टी की वैल्यू आ गई है। मंदरजा वाला सिस्टम को एटवुड मशीन भी कहते हैं। एटवुड मशीन कौन सी है, जो यहाँ पे दिखाई गई है शक्ल 3/12 में। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। और मसावात की मदद से जी क्या हो जाएगा, इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2a। ये कहाँ से आया है, ये अगर आप इसको टेंशन वाली मसावात को, बल्कि टेंशन वाली नहीं, 3/8 को अगर आप देखें तो इस साइड पे a इक्वल टू था m1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था और मल्टीप्लाई बाई जी। और जी को इसी साइड पे रहने दें और दूसरी साइड पे अगर ए वाली साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, वैल्यू उलट हो जाएंगी। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और m1 माइनस m2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आगे मिसाल 3/4 इसको हम देख लेते हैं। एक बेलचक डोरी के सिरों से 5/2 kg और 4/8 kg के दो मैसेज मुंसलिक हैं। डोरी की एक फ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजरती है। इस जिस्म में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करें जबकि दोनों मैसेज अमूदन हरकत कर रहे हों। यहाँ पे वही वाले फार्मूले जो ऊपर आपको दिए गए हैं ये आपने याद करने हैं। अभी उन्होंने मैस की वैल्यू दे दी है तो आपने ऊपर वाले फार्मूले में वो वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ए का फार्मूला था इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने वैल्यू लगानी है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद टेंशन टी, इसका आपने फार्मूला लगाना है तो इसमें आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू 50 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन भी क्या है, फोर्स है, इसलिए इसकी भी साथ क्या यूनिट होगी, न्यूटन ही होगी। यहाँ पर आप यूनिट लाजमी लिखनी है। ये थी पहली कंडीशन, जबकि दोनों जिस्म क्या थे, हरकत कर रहे थे अमूदन वर्टिकल। अभी इस केस में क्या हो गया बे में, जब एक जिस्म अमूदन कर रहा है हरकत और दूसरा क्या है उफकी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल जा रहा है हरकत कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल कर रहा है उसकी समत में। जैसे यहाँ पे शक्ल में आप देख भी सकते हैं ए बी दो मैसेज हैं दिए गए हैं m1 m2। फ़र्ज़ करें कि दो अजसाम ए और बी का मैस m1 और m2 है और एक बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक है। फ़र्ज़ करें कि जिस्म ए नीचे की जानब एक्सेलरेशन ए से हरकत कर रहा है। क्योंकि डोरी में टेंशन की तब्दीली से इसकी लंबाई में फ़र्क नहीं आता, इसलिए जिस्म भी उफ़क़ी सतह पर एक्सेलरेशन ए से ही हरकत करेगा। क्योंकि पुल्ली बेफ्रिक्शन है इसलिए डोरी में टेंशन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे मेज़ के जो कोने हैं यहाँ पे एक पुल्ली लगाई हुई है इन्होंने, शक्ल में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बी है मैस वो आगे घसीट के अगर जाएगा, जहाँ पे ए की वो एरो साथ शो किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेज़ के ऊपर जो जिस्म है उसका क्या लग रही है, उस पर फोर्स एक वज़न लग रहा है और एक उस पर ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है। जैसे कि हमने ऊपर एक देखा था किताब और मेज़ वाली एग्जांपल में हमने देखा था कि उसका भी एक नीचे वज़न लग रहा है और उसका जो
वो एक्शन था और इरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड पे है, वो कैपिटल आर से यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे दूसरा जो मैस है M1 जो पुल्ली से होके नीचे लटक रहा है, इसमें वही लग रही है M1G और टेंशन T, जैसे हमने ऊपर वाली अमूदी बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था जो अजसाम थे। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, चूँकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत करता है इसलिए यहाँ पर इसका वज़न M1G है, डोरी में टेंशन T से ज़्यादा होगा। बस जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स क्या होगी, M1G माइनस T इक्वल टू M2A, ये हो जाएगी। और जिस्म बी पर अमल करने वाली फोर्सेस दर्ज झैल हैं। बी पर कौन सी है, जो कि मेज़ के ऊपर पड़ी हुई बॉडी है M2, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। नीचे की जानब अमल करने वाला जिस्म बी का वज़न M2G, जिस्म बी पर ऊपर की जानब अमल करने वाला उफ़क़ी सतह का रिएक्शन कैपिटल R, और जिस्म बी को हमवार सतह पर उफ़क़ी समत में खींचने वाला डोरी में टेंशन T। क्योंकि डोरी के साथ ये बंधा हुआ है इसलिए इसके साथ एक टेंशन की फोर्स भी लग रही है, यहाँ मतलब इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। क्योंकि जिस्म बी में कोई अमूदी हरकत नहीं है इसलिए अमूदी फोर्सेस M2G और R का रिजल्टेंट 0 होगा, यानी कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, एक जगह ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से R और M2G अगर दोनों को ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो अगर आप यहाँ पे लिखें तो बस जिस्म बी पर अमल करने वाली नेट फोर्स टेंशन T है, तो यहाँ पे सिर्फ T है, वही फोर्स लग रही है। जो ऊपर वाली 2 फोर्सेस हैं वो क्या है, इस केस में 0 हैं, R और M2G जो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, जैसे हमने न्यूटन के तीसरे लॉ में पढ़ा था ये, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो गया है। तो सिर्फ T या T इक्वल टू क्या आ जाती है, M2A। मसावात 3.10 और 3.11 को जमा करें तो एक वैल्यू आ जाती है, जैसे हमने ऊपर किया था, लेफ़्ट हैंड साइड वालों को आपस में ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड वालों को आपस में ऐड कर दिया था, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाती है। और ए की कीमत मसावात 3.11 में दर्ज करने से जो ए की वैल्यू जहाँ पे आई है 3.12 में, तो ये वैल्यू आपने उठा के 3.11 में पुट करनी है एक ही जगह, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। इसी बारे में आगे मिसाल दी गई है कि 2 अजसाम जिनके मासिद बिलतरतीब 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम हैं, एक बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं जो एक बेफ्रिक्शन पुल्ली के ऊपर से गुजर रही है। एक जिस्म जिसका मैस 6 kg है एक उफ़क़ी बेफ्रिक्शन सतह पर हरकत कर रहा है, जबकि दूसरा जिस्म जिसका मैस 4 kg है अमुदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करें। यानी वही वाला सिनारियो है, वही कंडीशन है जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ी थी, जो इस एग्जांपल में है। तो इसलिए हमने यही वाले फार्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि M1 वैल्यू लिखी हुई है, M2 लिखी हुई है, तो यहाँ से हमने ऊपर वाले जो फार्मूले देखे हैं ए और टी, ये यहाँ पे लगा लेंगे। ए जहाँ फार्मूला लगाया, जहाँ पे वैल्यू लगाई, तो एक वैल्यू सॉल्व करने के बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, और टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डोरी में जो टेंशन है 24 न्यूटन आ जाएगी। ये आपने फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि जहाँ पे 2 कंडीशनें बयान की गई थी ना, तो इसलिए दोनों के फार्मूले भी अलग हैं। तो दोनों के फार्मूले आपने सही से याद करने हैं ताकि दोनों फार्मूले आपस में मिक्स अप ना हों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं। आगे है फोर्स और मोमेंटम। फ़र्ज़ करेंगे एक जिस्म जिसका मैस m है, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई क्या होती है, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, तो इसीलिए हम इसको इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और उर्दू में से हम क्या बोलेंगे, इब्तदाई वेलोसिटी से हरकत कर रहा होता है, उसमें एक फ़ोर्स F अमल करती है और उसमें एक्सेलरेशन A पैदा करती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि टाइम t वक्त के बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी VF हो जाती है। VF क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी।
आखिरी वेलोसिटी जिसको हम उर्दू में बोलेंगे। अगर पी आई और पी एफ जिस्म के बिलतरतीब इब्तदाई और आखिरी मोमेंटम हूँ तो क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू आ जाएगा एम वी आई। जैसे हमने मोमेंटम का ऊपर हमने फार्मूला भी पढ़ा था वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और पी एफ हो जाएगा एम वी एफ। मोमेंटम में तब्दीली इक्वल टू होता है आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम। ये फार्मूला अगर हम लगा लें तो क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हनशीन रखनी है कि तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम पहले लिख रहे होते हैं, आखिरी वेलोसिटी जो है, और उससे माइनस इब्तदाई वेलोसिटी। आपने ये नहीं कहना कि वी आई पहले लिख दें और वी एफ बाद में, वो आपने गड़बड़ हो जाएगी फार्मूले में। तो आपने एफ़ की वैल्यू पहले लिखनी होती है, आखिरी वेलोसिटी या आखिरी मोमेंटम, और माइनस इब्तदाई मोमेंटम, ये हो जाएगा। तो इसको अगर लिहाजा मोमेंटम में तब्दीली की शरह इस पे ज़ैल होगी क्योंकि वो तब्दील हो रही है वक्त के साथ। इस वजह से हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, टी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से ऊपर m दोनों में सेम है तो m को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है। तो इक्वल टू आ जाएगा m वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। लेकिन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है जो कि फोर्स f के ज़रिए पैदा होने वाले एक्सेलरेशन a के बराबर होगी। इसलिए यानी कि ये तो हमने पढ़ा था v डिवाइडेड बाई टी एक्सेलरेशन की, जहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में, वो क्या होती है v डिवाइडेड बाई टी, या अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे था वी एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे उसकी जगह हमने a पुट कर दिया है। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा वी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एम ए। न्यूटन का दूसरा लॉ है एफ इक्वल टू एम ए। एम ए जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको हमने किस में क्या लिख लिया है, एफ लिख लिया है, इसकी जगह पुट अप कर दिया है। तो मसावात जो 3.14 है भी फोर्स से मुतल्लक है। इसकी बुनियाद पर हम न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून को मंदरजा झैल अल्फाज में बयान कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात है आपने देखना है, वहाँ पे जो पहला था एफ इक्वल टू एम ए, उसमें फोर्स किसके साथ रिलेटेड था, मैस और एक्सेलरेशन के साथ। और अभी इस इक्वेशन के मुताबिक फोर्स किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, मोमेंटम पी और टाइम टी के साथ। तो इस सूरत में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ क्या होगी वो हम देखते हैं। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह इस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल करती है। नीज़ मोमेंटम की ये तब्दीली फोर्स की समत में होगी। ये इसकी डेफिनेशन है। मसाफात 3.14 के मुताबिक सिस्टम इंटरनेशनल में मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड NS है, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये इसके आपने इसके मोमेंटम के साथ यूनिट भी याद रखनी है, वह न्यूटन सेकंड होगी जो कि इस चीज़ के इक्विवेलेंट है। आगे इसकी मिसाल है, 5 किलोग्राम मैस का एक जिस्म 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए दरकार फोर्स मालूम करें। जहाँ पे m दिया गया है, vi दिया गया है और vf क्या है, जहाँ पे 0 है फाइनल वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी 10 है और आखिरी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और टाइम t 2 सेकंड दिए गए हैं। यहाँ पे आपने फार्मूला लगा लेना, फोर्स निकालनी है तो आपने क्या निकालना है, F इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। और P का फार्मूला आपने देखा हुआ है ऊपर है, मोमेंटम किस चीज़ के इक्वल होता है, V और M के साथ। तो आपने एम वी के इक्वल होता है तो पी आई क्या हो जाएगा, वी आई मल्टीप्लाई बाई एम 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, मैस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। वी एफ आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये चीज़ वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -50 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड होगा तो -25 न्यूटन आ जाएगा। बस जिस्म को रोकने के लिए दरकार फोर्स 25 न्यूटन है। मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है कि इस फोर्स की समझ जिस्म की मोशन की समत के मुखालफ होगी। माइनस का ये मतलब है।
जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन और जो मोमेंटम की लग रही है वो आपस में क्या होगा, दोनों आपस में ये मुखालिफ समत में होंगे। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इसको भी ये इंफॉर्मेटिव है, इसको भी आपने पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ये भी आपने एज ए इंफॉर्मेशन पढ़ लेने हैं। आगे मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है? इसकी जहाँ पर डेफिनेशन है, आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी बाहर से कोई नई चीज़ आ या जा नहीं सकती, ऐसा है सिस्टम, तो उसके अंदर अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा अजसाम आपस में टकरा रहे हैं तो उसका मोमेंटम जो पैदा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हिसार उसके मास और वेलोसिटी पर होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि P इक्वल टू होता है फार्मूला mv। एक जिस सिस्टम कई अजसाम का मजमूआ है जिसकी हदूद वाज़िया होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाम टकराने वाले ऐसे अजसाम का मजमूआ होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो, यानी आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, उर्दू में से बोलते हैं, यानी बाहर से कोई भी चीज़ वहाँ पे अंतर दाखिल नहीं हो सकती। अगर किसी सिस्टम पर कोई गैर मतवाजी या नेट फोर्स अमल ना करे तो मसावात 3/14 के मुताबिक इसका मोमेंटम कांस्टेंट ही होगा। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बगैर तब्दीली के कायम रहता है। यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, जिससे आगे फिर बॉक्स में बयान किया गया है। बॉक्स के नीचे हम आ जाते हैं। आवाज़ से भरे हुए गुब्बारे की मिसाल पर गौर करें, जो यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है। गुब्बारा और इसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से कबल ये सिस्टम रेस्ट में था, इसलिए इसका इब्तदाई मोमेंटम सिफर था। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा गया, इसमें खारिज होने वाली हवा अपनी वेलोसिटी के बायस मोमेंटम हासिल करती है। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालिफ समत में हरकत करता है। जैसे ये गुब्बारे वाली हमने ऊपर भी ये एग्जांपल पढ़ी थी, तो यहाँ पे मोमेंटम के लिहाज से भी ये एग्जांपल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि जब वो रेस्ट में था तो क्या था, उसका मोमेंटम ज़ीरो था। तो उसके बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे क्या है, लेकिन उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। यानी दोनों साइड पे जो फोर्सेस हो रही हैं इक्विवेलेंट होगी, दोनों साइड पे मोमेंटम भी उन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। आगे है M1 और M2 की दो गेंदें लें, जैसा कि शक्ल 3/14 में दिखाया गया है। ये गेंदें एक सीधी लाइन में बिलतरतीब U1 और U2 की इब्तदाई वेलोसिटी से हरकत कर रही हैं, जबकि M1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, U1 और M2 की वेलोसिटी U2 से ज़्यादा है। यहाँ पे आपने साथ शक्ल भी देखनी है, U1 का मैस भी देखने, जो इस यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाई गई है। एक ये है ऑरेंज, बल्कि रेड कलर है, तो आगे ब्लू कलर है, तो ये दोनों दिखाई गई हैं गेंदें। ये हरकत कर रही हैं तो आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होता है, टकराने से पहले उनकी क्या वेलोसिटी थी, U1 U2, फिर टकराती हैं। टकराने के बाद उनकी क्या वेलोसिटी हो जाती है, V1 और V2। तो यहाँ पर मैस है, M1 का इब्तदाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 U1, और मैस M2 का इब्तदाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, M2 U2। ये टकराने से पहले था। टकराने से कबल सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2। और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इनका था वहाँ पे U1 था तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे U2 था यहाँ पे V2 हो जाएगा। तो मोमेंटम बाद में क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक क्या होता है, दोनों के जो मोमेंटम है पहले और बाद
वाला मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए जहाँ पे आपने जो 3.17 इक्वेशन है, इसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मसवा 3.17 से ज़ाहिर है कि टकराने से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम का कुल मोमेंटम यकसां रहता है। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये बात हो रही है आइसोलेटेड सिस्टम की। इसे मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून कहते हैं। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून फिज़िक्स का एक बहुत आम कानून है। इसके इतलाक़ का दायरा इंतहाई वसी है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी आगे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है। आगे है बंदूक और गोली के सिस्टम पर गौर करें। बंदूक चलाने से कबल बंदूक और गोली दोनों रेस्ट में हैं, इसलिए सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम सिफर है। जैसे ही बंदूक से फायर किया जाता है, गोली तेज़ी के साथ बाहर निकलती है और इस तरह कुछ मोमेंटम हासिल करती है। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए बंदूक झटके से पीछे की तरफ हरकत करती है। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक फायर के बाद भी बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम सिफर होगा, यानी जिस मोमेंटम से के साथ वो आगे मूव कर रही है, उसी मोमेंटम के साथ जो आपका पिस्टल होगा या बंदूक होगी, बैक साइड पे वो मूव करेगी, यानी उसको झटका लगेगा, यानी दोनों का मोमेंटम सेम ही होगा। फ़र्ज़ करें कि गोली का मैस m है और फायर के वक्त इसकी वेलोसिटी v है, जबकि बंदूक का मैस कैपिटल M है और जिस वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ जाती है वो कैपिटल V है। ठीक है, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सिफर होगा। यहाँ पे वही दिखाया गया है इनका। बंदूक चलाने के बाद गोली और बंदूक का कुल मोमेंटम क्या है, mv प्लस v। यहाँ पे आपने बंदूक वाले को उनके कैपिटल वैल्यू लेनी है और जिसका गोली की थी उसके स्मॉलर उसके अल्फ़ाबेट में हमने लिखा हुआ है। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक क्या होता है, बंदूक चलाने के बाद या पहले जो मोमेंटम होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, एम वी प्लस एम वी इक्वल टू ज़ीरो। तो एम प्लस एम वी दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी हो जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसकी बंदूक की, तो वो क्या आ जाएगी, कैपिटल वी इक्वल टू माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम और साथ वी वेलोसिटी। मसवा 3.19 से बंदूक की वेलोसिटी को ज़ाहिर करती है। मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है कि बंदूक की वेलोसिटी की समत गोली की वेलोसिटी के मुखालिफ है, यानी बंदूक पीछे की तरफ जाती है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। क्योंकि बंदूक का मैस गोली के मैस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी गोली की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होती है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखें मैस एक चीज़ का ज़्यादा है, एक दूसरी चीज़ का कम है गोली, लेकिन वेलोसिटी एक चीज़ की ज़्यादा है, दूसरी चीज़ की कम है। ये चीज़ आपने देखनी है। इस तरह आगे है, रॉकेट और जेट इंजन भी इसी असूल पर काम करते हैं। इन मशीनों में ईंधन के जलने से जो गर्म गैसेस पैदा होती हैं वो बेइंतहा मोमेंटम से बाहर निकलती हैं। मशीन इसके मसावी मगर मुखालिफ सिमत में मोमेंटम हासिल करती है, जो उन्हें बहुत तेज़ स्पीड से मोशन के काबिल बनाता है। जितना उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, उसी तरह वो उतनी तेज़ी के साथ हरकत करती हैं। ये जैसे देखें इन्होंने लिखा हुआ था ऊपर कि मोमेंटम ये फ़िज़िक्स का बहुत आम कानून है, तो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस उसके इस्तेमालात दिए गए हैं कि रॉकेट और जेट इंजन में भी यही असूल इसी कानून के मुताबिक वो काम करते हैं। आगे मिसाल 3.7 है, वो हम देख लेते हैं। एक 20 ग्राम मैस की गोली की वेलोसिटी बंदूक की नाली से निकलते वक्त 100 मीटर पर सेकंड है। बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी मालूम करें, जबकि इसका मैस 5 kg है। यहाँ पे आपने गिवन डाटा जो भी है वो आपने लिख लेना है, m इक्वल टू 20 ग्राम। अच्छा, जहाँ पे ग्राम में दिया गया है तो मैस की जो SI यूनिट वो होती है किलोग्राम होती है, इसलिए ये हमने 20 को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप ग्राम को किलोग्राम में, 20 है तो इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी 0.02 किलोग्राम। आगे वी की वैल्यू है कैपिटल M
उसकी वैल्यू है, वो कैपिटल वी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वही वाला फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, एम वी प्लस एम वी इक्वल टू वी। यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला जो नीचे दिया गया है वी इक्वल टू माइनस ये वाला डायरेक्ट लिख के यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ये वैल्यू आप पुट करो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है आंसर -4 मीटर पर सेकंड। मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है कि बंदूक 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिकॉइल कॉल करती है, यानी बंदूक गोली के मुखालिफ समत में हरकत करती है। अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की यहाँ हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो फोर्स जो दो सतहों के माबैन मोशन में मज़ामत पैदा करती है फ्रिक्शन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि फ्रिक्शन, उर्दू में हम इसे रगड़ बोल सकते हैं। तो ऊपर हम देखते हैं, क्या आपने कभी गौर किया कि फ़र्श पर लड़खड़ाई हुई गेंद क्यों रुक जाती है? जब एक बाईसाइकिल सवार पैडल्स पर ज़ोर लगाना बंद कर देता है तो बाईसाइकिल क्यों रुक जाती है? ये एक कुदरती अमर है कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो मुतहरक अजसाम को रोक सके, क्योंकि फोर्स न सिर्फ एक जिस्म को हरकत देती है बल्कि मुतहरक जिस्म को रोकती भी है। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर फोर्स की डेफिनेशंस में देखी थी। और यहाँ पर नीचे फ्रिक्शन की डेफिनेशन जो अभी हमने देख ली है बॉक्स में दी गई है। तो इससे नीचे है, जैसे ही हम किसी जिस्म को धकेलते हैं या खींचते हैं, फ्रिक्शन की फ़ोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस अजसाम की सूरत में दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स बहुत से अवामल पर मुनहसर होती है। यानी फ्रिक्शन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है? मसलन दो आपस में मिली हुई इन कांटेक्ट, यानी दो चीज़ें जो आपस में मिली हुई हैं, सतहों की नौइयत और एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फोर्स, यानी इन चीज़ों पर वो डिपेंड करती है जो आपकी फ्रिक्शन है। एक तो दो सतहें जो आपस में एक दूसरे के साथ टच हैं और इसके अलावा एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रही हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अपनी हथेली को मुख्तलिफ सतहों मसलन मेज़, कालीन, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़ें। आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी हथेली को हरकत देना इतना ही आसान होगा। मज़ीद ये कि जितना ज़्यादा आप हथेली को उस सतह पर दबाएंगे हथेली को हरकत देना इतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है? सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर नाहमवार नज़र आती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभरी हुई जगहें नज़र आती हैं। यानी कोई भी जगह हो जो नाहमवार हो, जितनी भी जगह नाहमवार होगी कुछ सतह, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और जितनी वो हमवार होगी जगह, जैसे जिस फर्श पे आप देखें मार्बल लगा होता है, वो कौन सी जगह होती है, वो ज़्यादा हमवार सतह होती है। और जिस पे सीमेंट सिर्फ लगा हो या खाली ईंटें लगी हुई हों तो उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। आगे शक्ल 3.17 में दो लकड़ी के ब्लॉक्स की मिली हुई हमवार सतहों का माइक्रोस्कोप के ज़रिए मायना किया गया। इससे पता चला कि इन दोनों सतहों के दरमियान इत्तिसाल के पॉइंट्स पर एक किस्म के कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। इत्तिसाल यानी मतलब जिस सतह से वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। नीचे जो डायग्राम में दिखाया गया है एक छोटे से गोल दायरे के साथ। ऊपर वाले ब्लॉक पर मज़ीद वज़न शामिल करने से दोनों सतहों के दरमियान दबाने वाली फ़ोर्स में इजाफ़ा हो जाता है। इस वजह से मज़ामत में भी इजाफ़ा हो जाता है। बस जितनी दबाने वाली फ़ोर्स ज़्यादा होगी इतनी ही एक दूसरे पर हरकत करते हुए सतह के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ये भी आपने आम लाइफ में मुशाहिदा किया होगा, जितनी चीज़ का वज़न ज़्यादा होगा जितनी वो भारी होगी तो उसका फोर्स भी ज़ाहिर बात है उसके ज़्यादा होगा, उसका मैस जो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो भी उसके जब वो उसको हम मूव करेंगे तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। यहाँ आप ये इन शक्लों में भी फ्रिक्शन की फ़ोर्स को दिखाया गया है, जैसे ऊपर साइकिल का दिखाया गया है जिसकी हमने एग्जांपल देखी है। इसके बाद ये शक्ल 3.16 में चलने या दौड़ने के दरमियान ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है।
सारी बात है, आपके अगर फ्रिक्शन ना हो पाँव के अंदर तो बंदा क्या करेगा, गिर जाएगा। इस वजह से एक बंदा फ्रिक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड पर, इसी वजह से फिर वो आगे भागता है। नीचे जो बॉक्स में दिया गया है, मुखालिफ दीवारों को हथेलियों और पैरों के पंजों से दबाने पर फ्रिक्शन में इजाफा होता है, जो लड़के को दीवार पर ऊपर चढ़ने के काबिल बनाता है। ये भी एक तरह के इसके एग्जांपल ली है फ्रिक्शन के। नीचे है, अच्छा यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, मटेरियल्स, और उनकी आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दी गई है, क्वालिटी शीट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी आप देख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ वगैरह, किस चीज़ की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, किस चीज़ की कम होती है, वो भी यहाँ दिया गया है। आगे है स्टैटिक फ्रिक्शन, इस लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है। यहाँ पे स्टैटिक की बात हो रही है। स्टैटिक का मतलब है एक रेस्ट की पोजीशन में जो मूव ना कर रहा हो, तो उस वक्त एक जो रेस्ट में चीज़ पड़ी हुई है उस पर जो फोर्स लगेगी, जो उसको मूव कराने के लिए यूज़ होगी फोर्स, वो किस चीज़ के इक्वल होगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी, तब भी वो चीज़ उसको मूव करवाएगी। लगाई जाने वाली फोर्स में इजाफे के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक ख़ास हद तक बढ़ सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार एफ एस, साथ एम एक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम को इंतहाई फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये दो सतहों को आपस में दबाने वाली फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन पर मुनहसर होती है। दो मखसूस सतहों के लिए इंतहाई फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासब एक कांस्टेंट होता है, जिसे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे आगे माइक्रो का एक साइन दिया गया है, इसे माइक्रो से ज़ाहिर करते हैं। बस माइक्रो इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर, और एफ एस आर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो एफ एस क्या हो जाएगा, माइक्रो आर। यहाँ पे एफ एस आपने याद रखना है कि कौन सी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और माइक्रो क्या है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, और आर कैपिटल आर क्या है आपका, जो रिएक्शन फोर्स है वो है। अगर ब्लॉक का मैस एम हो तो उसकी सतह के लिए आर रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम जी, और पास यहाँ पे अगर आर की वैल्यू ऊपर हम पुट कर दें एम जी तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी माइक्रो एम जी। ज़मीन पर ये फार्मूलाज हैं जो आपने याद भी रखने हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं। ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हमवार तलों वाले जूते पहनकर गीले फर्श पर दौड़ना ख़तरनाक होता है। एथलीट्स ख़ास किस्म के जूते इस्तेमाल करते हैं जिनकी ज़मीन के साथ गिरफ्त गैर मामूली होती है। ऐसे जूते उन्हें तेज़ दौड़ने के दौरान गिरने से महफूज रखते हैं। अपनी बाइसाइकिल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक्स के साथ लगे हुए रबर पैड्स दबाने से फ्रिक्शन मुहैया करती है जो बाइसाइकिल को रोक देती है। जैसे हमने बाइसाइकिल हो या अगर आपका मोटर बाइक हो तो उसके भी हम क्या कहते हैं, जो उसके रबर शूज़ हैं वो हम चेंज करवाते हैं जब उसकी ब्रेक ना लग रही हो, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कम हो जाती है। जितनी वो फ्रिक्शन कम होती जाएगी आपको फिर ब्रेक लगाने में मुश्किल पेश आती है, इस वजह से हम उसको फिर दोबारा चेंज करवाते रहते हैं। तो आगे नेक्स्ट वाला आगे है, ऊपर हमने पढ़ा था ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला वगैरह देखा था। अभी ये आगे रोलिंग फ्रिक्शन है। इंसान की तारीख में आम इजादात में से एक पहिया है। पहिए के बारे में पहला आम नुक्ता ये है कि ये हरकत के दौरान सिरकने के बजाय रोल करता है, यानी घूमता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन में खतर का कमी हो जाती है। यानी अगर हम किसी चीज़ को घसीट के आगे लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर इसी तरह अगर व्हील है तो व्हील को आगे हम लेके जाएं पहिए को, तो उसमें हमें कम ताकत यूज़ होती इस्तेमाल होगी उससे, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स रिएक्शन फोर्स फ्राहम करती है। ये रिएक्शन की फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान लगाई गई फोर्स के मुखालिफ समत में अमल करती है। पहिया कोल्ड वेल्ड्स के टूटे बगैर रोल करता है। कोल्ड वेल्ड्स
मतलब जो अपना उसका कांटेक्ट बना हुआ है ज़मीन के साथ, उसको वो तोड़ता नहीं है, बस रोल करता जाता है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है। स्लाइडिंग में होता है डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा कोई चीज़ की सीट के बंदा लेके जाए, वो स्लाइड करके लेके जाओ तो वहाँ पे फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा होगी। तो रोल करके हम कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फ्रिक्शन कम होगी। जैसे पहिए को हम आगे घुमा के लेके जाएंगे। इस हकीकत को कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग में फ्रिक्शन की वजह से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बॉल बेयरिंग हम वगैरह यूज़ करते हैं ताकि ये भी आपकी फ्रिक्शन वो कम हो। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ है, अगर पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो धकेलने पर पहिया नहीं घूमेगा। ये तो बात है, फ्रिक्शन ना होगी तो आप आगे चल भी नहीं सकते, ना भाग सकते हैं। इसलिए एक सतह पर पहिए को घुमाकर आगे बढ़ाने यानी रोल करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। गीली सड़क पर गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है क्योंकि ऐसी सूरत में टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे टायरों के फिसलने के इम्कान में इजाफा हो जाता है। यानी जो भी गीली या जिस पे कोई ऑयल गिरा हुआ हो, ऐसी रोड पर गाड़ी चलाना क्या होता है, ये तो ख़तरनाक भी होता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है। फ्रिक्शन में इजाफे के लिए टायरों पर थ्रेडिंग की जाती है। इसी तरह थ्रेडिंग सड़क की गिरफ्त में इजाफा करती है और गीली सड़क पर गाड़ी चलाना महफूज बनाती है। थ्रेडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि टायरों पे जो डिज़ाइनिंग बनी होती है, डिज़ाइन ऐसे लिए ये बनाए होते हैं ताकि उसमें जो उसकी जिसको हम कहते हैं रोड ग्रिप, उसकी रोड ग्रिप अच्छी हो ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो। इसकी वजह से वो अगर कोई ऐसी रोड हो जहाँ पे कोई ऑयल वगैरह गिरा हुआ हो या फ्रिक्शन कम हो तो वहाँ पे आपकी गाड़ी फिसले ना, फिसलने से बचने के लिए वहाँ पे ये थ्रेडिंग की जाती है। यानी कि व्हील्स नीचे से डिज़ाइनिंग में ऐसे बनाए जाते हैं रोड ग्रिप के लिए। एक बाईसाइकिल सवार अपनी बाईसाइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगा जाते हैं पहिए घूमना बंद कर देते हैं और स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए बाईसाइकिल फ़ौरन रुक जाती है। ये बाईसाइकिल के बारे में बताया गया है। यूँ ही आप यकदम अगर जा रहे हैं आप स्पीड में तो डायरेक्ट अगर ब्रेक अचानक लगाते हैं तो क्या करते हैं, स्लाइड करना शुरू हो जाती है, यानी घूम जाती है आपकी जो व्हील होते हैं, जिसकी वजह से बाईसाइकिल उसी वक्त रुक जाती है। वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। इन दोनों में आपका क्या फ़र्क है और एक कैसे होती है। एक चलती हुई गाड़ी के पहियों की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, सड़क पर पहियों की मोशन और पहियों की अपनी एक्सिस के गिर्द मोशन। यानी दो तरह की मोशन है। गाड़ी की सड़क पर चलाने के लिए और चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर सड़क पर फिसलन है और टायर घिसे हुए हैं तो टायर बजाय रोल करने के सड़क पर फैलना शुरू हो जाते हैं। अगर टायर ऐसी सड़क पर एक ही जगह फिसलना शुरू कर दें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बस टायरों के घूम कर आगे बढ़ने या रोल करने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स इतनी ज़रूर होनी चाहिए जो टायरों को फैलने से रोक सके। वही बात हुई है फ्रिक्शन के बारे में, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपकी गाड़ी भी क्या है, उसको चलने में मुश्किल पेश आएगी। और अगर आपकी गाड़ी क्या है, उसके टायर भी घिसे हुए हैं, ठीक है, तो फिर उस आपके जो सड़क है तो उस पर आपको ज़्यादा आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है आगे चलने के लिए। इसी तरह एक कार को फौरी तौर पर रोकने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन टायरों के दरमियान के ज़रिए फ्राहम की जाने वाली इस फ्रिक्शन की फोर्स की एक हद होती है। अगर बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए जाएं तो कार के पहियों का घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम की वजह से कार के पहिए बगैर घूमे सड़क पर घसीटने लगेंगे।
जिससे कार की मोशन की सम पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कोई हादसा रुनमा हो सकता है। वही है कि अचानक अगर आप ब्रेक लगाते हैं कि आप स्पीड के साथ जा रहे हों तो टायर तो घूमना बंद हो जाएंगे ब्रेक की वजह से, लेकिन जो मोमेंटम है, आप इतनी स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं तो गाड़ी क्या है, उसकी जो सिमत है चेंज हो जाती है, रुकती तो है लेकिन एक साइड पे हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे भी रनमा हो जाते हैं। जैसे लोग जो अचानक ब्रेक लगाते हैं स्पीड में जाके, तो स्किडिंग यानी कार के पहियों का घूमे बगैर मोशन में रहने के इम्कान को कम करने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि तेज़ रफ्तारी की हालत में खुसूसन फिसलन वाली सड़क पर इतनी ज़ोर से ब्रेक ना लगाए जाएं कि पहियों की रोटेशनल मोशन ख़त्म हो जाए। मज़ीद ये कि घिसे हुए टायरों के साथ गाड़ी चलाना गैर महफूज होता है। यहाँ पे जैसे आपने शक्ल 3/21 में भी देखा हुआ है, यहाँ पे यकदम उसने ब्रेक लगाई है तो क्या हुआ है, स्केटिंग की है उसने, वो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यहाँ पर साथ नीचे मुफीद मालूमात में क्या लिखा हुआ है, किसी ने सूरत ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, किसी सूरत में किस सूरत में आपको कम फोर्स की ज़रूरत होगी और क्यों? रोलिंग या स्लाइडिंग, इसमें कम फोर्स कौन सी ज़रूरत होगी? रोलिंग में। वो किस सूरत में टायरों के लिए रोल करना आसान होगा, नामवार ज़मीन पर या हमवार ज़मीन पर? ये भी आप कह सकते हैं हमवार ज़मीन पर किसी भी टायरों का जो रोल करना चलना ही होता है तो उस पर वो ज़्यादा आसान होता है हमवार ज़मीन पर। और नीचे ने भी आप ये बॉक्स में देखें कि क्या आप जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मतलूब होती है, यानी पहाड़ पर जितनी ज़्यादा अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो मतलब आपके फिसलने के उतने ही इम्कान कम होंगे। इस तरह अगर आप जहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ जिन पर बर्फ़बारी होती है, स्नो वाले होते हैं जैसे K2 वगैरह है, उस पर चढ़ने के लिए आपके लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए पेश आती है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है, क्योंकि वहाँ पर फिसलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसी तरह जो हम नाहमवार टाइप के होते हैं पथरीले पहाड़, उन पर चढ़ना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के बर्फ़ वाले पहाड़ों पर। आगे फ्रिक्शन के फ़वाइद और नुकसान दिए गए हैं। फ्रिक्शन के फ़वाइद भी हैं और नुकसान भी। तेज़ रफ्तारी से हरकत करने के लिए फ्रिक्शन की मौजूदगी एनर्जी के ज़ियाँ का बायस बनती है, क्योंकि ये मोशन की मुखालफत करती है और मुतहरक स्पीड को महदूद करती है। मशीनों के मोशन में रहने वाले मुख्तलिफ पुर्ज़ों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हमारी कारामद एनर्जी का बेशतर हिस्सा हरारत और आवाज़ की सूरत में ज़ाया हो जाता है। जैसे मशीनें हैं, किसी चीज़ में फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके क्या होता है, पुर्जे घिस जाते हैं, वो ख़त्म भी हो जाते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए होती है। इन मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से मोशन में रहने वाले पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं या फिर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। आगे है, ताहम कभी कभी फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है। ऊपर तो इसके नुकसान दिए गए हैं, नीचे इसके फ़ायदे हैं। अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है। हम फिसलन वाली जगहों पर दौड़ नहीं सकते। फिसलन वाली ज़मीन पर बहुत कम फ्रिक्शन फराहम करती है, इसीलिए कोई भी शख्स जो फिसलन वाली ज़मीन पर दौड़ने की कोशिश करता है हादसे से दो चार हो सकता है। यानी ये फ्रिक्शन के क्या है, फ़वाइद हैं। इसी तरह फिसलन वाली सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाना ख़तरनाक होता है। अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो, रेजिस्टेंस क्या होगी, मज़ामत, मज़ामत ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते। परिंदे पीछे की तरफ धकेली हुई हवा के रिएक्शन के बायस परवास करते हैं, ताकि जो भी वो परिंदे जब उड़ते हैं तो वो भी एक तरह का एक एक्शन होता है, तो फिर आगे रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। पिछली की वो अपने जो पार होते हैं उसकी वजह से वो फोर्स लगाती हैं बैक साइड पे। बैक साइड पर जो फोर्स लगती है उसके रिएक्शन के तौर पर उनकी बॉडी आगे की तरफ प्रवास करती है। लिहाजा बाज़ सूरत हाल में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी सूरतों में हमें फ्रिक्शन को अतियल मकान कम करने की ज़रूरत होती है। यानी किसी चीज़ों में हमें फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरी वगैरह है, या कोई सतहें इतनी भी ना हमवार ना हों कि कोई गाड़ी चल ही ना सके, इस तरह की।
और कई सूरतों में हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके नीचे बयान किए गए हैं कि एक दूसरे पर हरकत करने वाले सतहों को हमवार करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तेज़ रफ्तार अजसाम की शक्ल को नुकदार बनाकर, मसलन कार, हवाई जहाज़ वगैरह, ऐसा करने से हवा के बहाव की रुकावट कम हो जाती है। इसकी वजह से तेज़ रफ्तारी के दौरान हवा के रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी जितना उसका आप जैसे अगर आपने हवाई जहाज़ को देखा है तो उसका आगे वाला जो हिस्सा है नुकदार होता है, लंबाई में बनाया होता है ताकि उसकी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम हो, तो उसे आगे मूव करने में आसानी हो, कम पावर लगा के भी उसकी वो स्पीड ज़्यादा हो। इसकी वजह से उसकी जो आगे की शक्ल है उसको नुकदार बनाया जाता है। दाती पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल या ग्रीस लगा दी जाती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग के इस्तेमाल से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दिया जाता है। आगे है नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबका ऐसे अजसाम से पड़ता है जो दायरे में हरकत कर रहे होते हैं। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको एक डोरी के एक सिरे से बांध दें, डोरी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़कर पत्थर के टुकड़े को घुमाएं, जैसा कि शक्ल 3.24 में दिखाया गया है। यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है शक्ल में, पत्थर का टुकड़ा एक सर्कल यानी दायरवी रास्ते पर हरकत करता है। पत्थर के टुकड़े की जो मोशन होगी वो क्या कहलाएंगे? सर्कुलर मोशन। यानी एक दायरे में वो हरकत कर रहा है, एक दायरा बना रहा है, तो इस वजह से हम उसकी मोशन को भी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसी तरह ज़मीन के गिर्द चांद की मोशन भी सर्कुलर मोशन है। किसी जिस्म की सर्कुलर रास्ता पर मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे शक्ल 3.25 में दिखाया गया है कि चांद भी एक गोल दायरे में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, तो जो चांद की हरकत होगी वो भी हम ज़मीन के गिर्द उसको भी हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। आगे है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? फ़र्ज़ करें कि एक डोरी के सिरे पर बंधा गया जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर रास्ते पर हरकत कर रहा है। इनर्शिया की वजह से एक जिस्म में सीधे रास्ते पर हरकत करने का रुझान पाया जाता है। फिर जिस्म दायरे में क्यों हरकत करता है? डोरी से जिस्म बांधा गया है जिस्म को मुस्तकिल दायरे के मरकज़ की तरफ खींचती है और इस तरह उसे दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। डोरी जिस्म को उसकी मोशन के समत के अमूदी समत में खींचती है, जैसा कि शक्ल 3.26 में दिखाया गया है। अगर आप इसको देखें 3.26 शक्ल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होगी? जो कि दायरे की को अपनी जिसकी डायरेक्शन दायरे की अंदर की साइड पे होगा, सेंटर की तरफ, जहाँ पे मुख्तलिफ ये कोनों में दिखाई गई है। एफ दिखाई गई है, एफ ईस्ट वाली साइड से जो लग रही है, साउथ वाली साइड से लग रही है। तो आगे जिस्म को खींचने वाली इस फोर्स की समत हमेशा दायरे के मरकज़ की जानब होती है, यानी उसके सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसकी समत हर लम्हा तब्दील हो रही होती है। दायरे के मरकज़ की जानब अमल करने वाली इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये जिस्म को दायरे में घुमाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की समत के अमूदन अमल करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की एक तरह की डेफिनेशन भी है, तारीफ भी है, जो कि यहाँ से शुरू होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। और आगे ऊपर जो लाइन है, दायरे के मरकज़ की जानब अमल करने वाली इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये जिस्म को दायरे में घुमाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की समत के अमूदन अमल करती है। ये जो 2-3 लाइनें हैं ये आपकी इसकी तारीफ बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। आगे कुछ मिसालें दी गई हैं। मिसाल नंबर 1 है शक्ल 3.27 में दायरे में हरकत करने वाली एक डोरी के सिरे पर बांधा गया एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया है। A, B 2 शक्लें दिखाई गई हैं सामने।
डोरी में मौजूद टेंशन ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम करता है। यह पत्थर के टुकड़े की दायरे में मोशन को कायम रखता है। अगर डोरी मजबूत ना हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम करने के लिए ज़रूरी टेंशन मुहैया नहीं कर सकेगी और टूट जाएगी और पत्थर का टुकड़ा दायरे के साथ टेंजेंट बनाते हुए दूर जा गिरेगा, जैसा कि शक्ल 3/27b में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए में गया था धागे के साथ, वो क्या कर रहा है, दायरे में उसको घुमा रहा है। तो अगले में वो अगर धागा या डोरी वो टूट जाती है तो क्या होगा, जो पत्थर है एक समत में सफ़र करना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो दायरा है दायरे के टेंजेंट बनाता हुआ आगे चला जाएगा। नंबर 2 है चांद ज़मीन के गिर्द हरकत करता है, इससे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है। यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इससे सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है। और वहाँ पे जो ऊपर वाली मिसाल में जो धागे या डोरी की टेंशन थी, ठीक है, जो इसमें खिंचाव था, टेंशन क्या होता है, खिंचाव, जो भी इतने खिंचाव है वो इसे मुहैया कर रहा था। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है। फर्ज करें कि मैस m का एक जिस्म जिसका रेडियस r है दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड v से हरकत कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का पैदा करदा एक्सेलरेशन AC अस्पजैल है। AC क्या हो जाएगा, इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r। और न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स F दैट झेल होती है। F क्या होती है, हमने देखा है F इक्वल टू ma होता है। तो इस केस में क्या होगा, FC इक्वल टू mac। यहाँ पे a की वैल्यू जो ऊपर है वो यहाँ पे अगर आप पुट करें तो क्या आ जाएगी, mv² डिवाइडेड बाई r। ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाता है। मसावात से ज़ाहिर है कि दायरे में हरकत करने के लिए किसी जिस्म को जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है वो वेलोसिटी के मुरब्बे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दायरे के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वही डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या होता है, यानी दायरे का रेडियस क्या होगा, जितना कम होगा, जितना दायरा छोटा होगा उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो ज़्यादा होती होगी। और जितनी आपकी जन दायरा ज़्यादा होता जाएगा उसका रेडियस, उतनी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो उसकी कम होती जाएगी। आगे नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ़र्ज़ करें कि एक डोरी के सिरे पर बंधा गया पत्थर एक टुकड़ा दायरे में हरकत कर रहा है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है 3/28 में ये ऊपर। तो क्या होगा, ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स डोरी के ज़रिए अमल करती है और पत्थर के टुकड़े को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन भी होगा। यह सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो डोरी पर बाहर की तरफ अमल करता है इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कि जितनी वो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है इतनी ही फोर्स क्या है, वो जो पत्थर होगा वो बाहर की तरफ लगाएगा, ताकि पत्थर की भी ख्वाहिश होती है कि यानी कि उसका हाथ छूट जाए तो मैं बाहर की तरफ हरकत करूं। तो वो जो फोर्स होगी जो बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स के उलट जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगती है। तो आगे मिसाल एक दी गई है कि 100 ग्राम मास के एक पत्थर के टुकड़े को 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधा गया है। पत्थर का ये टुकड़ा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दायरे में हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन मालूम करें। यहाँ पे टेंशन पहले तो आप लिख लें, मैस यहाँ पे 100 ग्राम है तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 kg। आगे वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड और रेडियस दायरे का दिया गया है कि 1 मीटर है। तो टेंशन आपने फाइंड करनी है। तो टेंशन क्या होगी, दायरे के जो टेंशन हमने ऊपर देखा था कि जो टेंशन है वही इसकी आपको सेंट्री जो पिटल है फोर्स वही मुहैया करती है। तो T इक्वल टू हो जाएगा FC। तो FC वाला फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था mv² डिवाइडेड बाई r, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपने लगानी है, वैल्यूज़ लगाएंगे तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2.5 न्यूटन। टेंशन की भी, क्योंकि ये टेंशन भी एक तरह की फोर्स है इसलिए इसके भी साथ यूनिट न्यूटन ही हम लेंगे।
आगे नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? जब एक कार किसी दायरा नमा कार्व्ड रास्ते पर मुड़ती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। टायरों और सड़क के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है। अगर टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नाकाफ़ी हो, खुसूसन गीली सड़क पर, तो कार रोड पर फिसल सकती है। ये मसला दायरा नमा सड़क की बैंकिंग के ज़रिए हल किया जाता है। बैंकिंग क्या होता है ये आगे में बताया गया है। बैंकिंग का मतलब है कि सड़क के बैरूनी किनारे को ऊंचा करना। मसलन 3.29 में बैंकिंग की वजह से गाड़ी पर अमल करने वाले सड़क के नॉर्मल रिएक्शन का एक उफ़क़ी कंपोनेंट गाड़ी को मोड़ने के दौरान ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करता है। इस तरह सड़क की बैंकिंग गाड़ी को फिसलने से रोकती है और गाड़ी चलाने को महफूज बनाती है। यानी जो भी जैसे एक दायरा नुमा कोई है जहाँ से आप मोड़ काट रहे हैं, तो उस वहाँ पर क्या होगा, जो बाहरी बैरूनी सतह होगी सड़क की, वो थोड़ी सी हल्की सी ऊंची हम बनाते हैं ताकि मोड़ काटते हुए गाड़ी को आसानी हो। तो इसकी वजह से अगर हम उसको ऊंचा ना बनाएं तो वो मोड़ काटना भी मुश्किल होगा और फिसलने का भी खतरा होता है। तो बाहर वाली बैरूनी सतह थोड़ी सी इस तरह बनाई जाती है जैसे कि ये 3.29 में दिखाया गया है शक्ल में। आगे हम देखें तो वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इसकी एग्जांपल दी गई है। वो क्या है? वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूमने वाली टोकरियों जैसे बास्केट स्पिनर पर मुश्तमिल होता है। ये टोकरियाँ सिलेंडर की शक्ल की होती हैं और इनकी दीवारों में बहुत ज़्यादा तादाद में सुराख होते हैं जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इसके अंदर गीले कपड़े रखकर सिलेंडर की शक्ल के रोटर का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। रोटर क्या होगा? जो मशीन अंदर घूम रही है, इस सब को बास्केट को घुमा रही है। जब ये तेज़ स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गीले कपड़ों का पानी सुराखों के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक एप्लीकेशन है। यानी जो आपकी कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है, ये भी किस चीज़ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कानून पर अमल करते हुए अपना काम करती है। यानी जब आपके कपड़े वो अंदर सूख रहे होते हैं तो उसमें जो पानी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकल जाता है सुराखों में से। आगे है क्रीम सेपरेटर। बहुत से जदीद प्लांट्स ग़िज़ाई अशिया में चिकनाई के अज्जा की मकदार को कंट्रोल करने के लिए सेपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटर क्या होता है? क्रीम को अलग करने वाला एक सेपरेटर तेज़ी से घूमने वाली मशीन है। इसके काम करने का असूल वही है जो सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है। इसमें एक बड़ा प्याला होता है जिसमें दूध डालकर इसे तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके बाद दूध के बाहरी अज्जा बाहर की तरफ और हल्के अज्जा अंदर की तरफ यानी एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। ये आप जैसे घरों में अगर आप ग्राइंडर मशीन जो होती हैं उसमें भी आप ये तजर्बा कर सकते हैं। दूध के दूसरे अज्जा के मुकाबले में मक्खन या क्रीम हल्के होते हैं, इसलिए मक्खन के बगैर दूध प्याले की बैरूनी दीवार से बाहर निकल जाता है। हल्के अज्जा जो क्रीम में मरकज़ी एक्सेस की तरफ धकेल दिए जाते हैं जहाँ उन्हें एक पाइप के जरिए हासिल कर लिया जाता है। यानी इसमें भी आपको वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कानून है वही लग रहा है। जहाँ पर भी ये एक तरह की आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें से ये मिसालें हैं। जो क्रीम सेपरेटर होगी या वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, या आपकी ये बैंकिंग ऑफ रोड है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली आता होता है, तो ये आपने सही तरह से देख लेना है। इसके अलावा इस जहाँ में हम जितने भी फार्मूले वगैरह हमने पढ़े हैं वो आपने फार्मूले सही से याद करने हैं और जो छोटी डेफिनेशंस हैं वो आपने याद रखनी हैं। तो इस तरह आपके MCQs भी साथ साथ होते जाएंगे और साथ आपके अगर फार्मूले याद हैं तो आगे न्यूमेरिकल्स अगर वैल्यू चेंज करके भी कुछ देता है आपको तो आप कोई फार्मूले आपको आते हैं, 7 यूनिट आपको आती है, तो आपके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अगर किसी चीज़ में डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।